अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 9 होगा बेटा आप लोगों का ये। अब जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम टॉपिक जो लेके चल रहे थे वो डेप्रिसिएशन का टॉपिक था, ठीक है। डेप्रिसिएशन की लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने टी अकाउंट बनाना स्ट्रेट लाइन से पूरा सिखाया था। डेट का एक खास फैक्टर कि डेट किस तरह से होगी ये सारा आपको बताया था। आज मैं फिर एक बात अब समझाना चाह रहा हूँ उसी कल लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी में कि देखो एक चीज अच्छी तरह समझ लो। एक पहले मैं अपनी बात को एक मिसाल से, सादा सी मिसाल समझा रहा हूँ। स्टडी नोट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन याद होगा मुझे कि मैंने क्लास टाइम तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 कराया था। 6 शायद स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है ना। 7 अगर नंबर आगे पीछे हो तो परेशान नहीं होना। स्ट्रेट लाइन मेथड का सवाल था, वर्किंग आवर मेथड था, और फिर एक आपके पास 8 था जो यूनिट प्रोडक्शन या यूनिट आउटपुट मेथड था। ठीक है, आवाज वगैरह तो सही आ रही है ना, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब देखो समझना पहले ये है कि हमें इन सवालात के अंदर ये जो मेथड्स थे डेप्रिसिएशन के, इन मेथड्स में हमसे रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपसे होती है जिसमें आपको सिखाया गया कि आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट करना सीखें कि कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर दूसरी चीज आपको सिखाई गई कि किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट। किसकी? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की। ठीक हो गया, ये दो पहले रिक्वायर्ड सीखे। फिर तीसरे नंबर पे आपने देखा कि आपको सिखाया गया डेप्रिसिएशन के मेथड सिखाए गए, ठीक है। 4 मेथड हमारे पास थे, चारों मेथड में थे हमारे पास, जिसमें ये बल्कि अभी यहाँ लिखे हुए स्ट्रेट लाइन, वर्किंग आवर, यूनिट आउटपुट, और अभी हम इसके बाद एक था जो हम देखेंगे कौन सा मेथड, तो वो कहलाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये अभी मैंने शायद पढ़ाया नहीं, तभी हम इसको आगे वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी इन तीनों मेथड से ये पहले काम किया। फिर इसी के साथ जब डेप्रिसिएशन मेथड में बेसिकली आपको क्या करना सिखाया गया, आपको सिखाया गया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना कि किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। फिर इसी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी जो डेप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट हुआ उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिखाई गई एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। बल्कि अगर इसी तरह कह दें कि टोटल फिक्स एसेट कॉस्ट निकालने के साथ साथ इनकी भी आपको सिखाई गई थी क्या, एंट्रीज। फिर इसके बाद आपको सिखाया गया टी अकाउंट बनाना, लेकिन यहां टी अकाउंट बनाने में सारे टी अकाउंट नहीं बनाने। कितने टी अकाउंट बनाने थे? सिर्फ 3। कौन कौन से? एक फिक्स एसेट की कॉस्ट का, आप जानते हैं वो मशीन है तो मशीन, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट, फर्नीचर है तो फर्नीचर। दूसरा डेप्रिसिएशन का, और तीसरा टी अकाउंट जो था वो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का। और छठा या लास्ट रिक्वायर्ड जो इसमें होता है वो है पार्शियल बैलेंस शीट। तो चाहे हमारे पास ये 4 मेथड्स है डेप्रिसिएशन के, ठीक है ना, इन चारों मेथड्स से अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी डेप्रिसिएशन चैप्टर में, तो ये 6 रिक्वायरमेंट होंगी। हमें ये 6 रिक्वायरमेंट सीखनी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग करना। फिर हमने सीखना था टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, फिर सारे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन,
लेकिन अगर हम उनमें से एक मेथड ऑफ डेप्शन भी ले लें तो उसके बाद फिर ये था रिकॉर्ड करना डेप्शन को, ये अकाउंट बनाना, ये 3, और आखिर में पार्शियल बैलेंस शीट। आ गई बात समझ में? हाँ, जहां डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाया वहां पर जरा सा ख्याल करना है किस चीज को, डेट का ख्याल करना है कि डेट का क्या चक्कर। तो ये मैंने पहले एक आपके सामने पूरा एक लिस्ट कर दिया कि ये 6 रिक्वायरमेंट हैं, सवाल इन्हीं 6 रिक्वायरमेंट के गिर्द आगे पीछे होगा, चाहे मेथड कोई भी हो। ठीक है, अब आइए मैं एक सवाल के बाद एक और मिसाल से आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर मैं आज की इस क्लास के अंदर क्या समझाता हूँ। 2 मिनट दीजिए, मैं पॉज करके बोर्ड साफ करूंगा ताकि फिर आप पे नई बात शुरू करूं। चलिए, अब देखिए मैंने ये जगह साफ, अब समझिए क्या बात है। ये क्वेश्चंस करवाए, इसका पूरा रिक्वायर्ड करवाया था, ये वाले 2 में आपको बताया नहीं है रिक्वायर्ड पूरे, लेकिन वो काम वही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन असल जो नुक्ता है वो समझिए। अगर मैं आपको बाज औकात सवाल देता हूं और डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बल्कि मैं इसको इधर ले जाता हूं ताकि जरा हमारे पास रहे कि डाटा जगह है आगे, कि एक फिक्स एसेट है जिसकी टोटल कॉस्ट लेट सपोज 1,20,000 है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, उसकी लाइफ, अब उसने एक ही सवाल में 5 साल भी दे दी, 2 लाख घंटे भी दे दिए और 4 लाख यूनिट्स भी दे दिए। ठीक है ना, ये चारों आपको चीज दे दी और साथ में डेट ऑफ परचेज बता दी गई कि डेट ऑफ परचेज है लेट सपोज अप्रैल 1, 2017। ठीक है, ये डेट ऑफ परचेज है और एयर एंड की डेट बता दी गई है कि एयर एंड है हर साल दिसंबर 31 को, और रिक्वायर्ड ये है कि कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 17 का, 18 का और 19 का। अब सवाल को समझ लो, यदि बाज़ औक़ात एक साथ दे दिया, हालांकि इसमें कितने मेथड है, 3 मेथड। कौन कौन से 3 मेथड? स्ट्रेट लाइन से करना है, वर्किंग आवर से करना है, यूनिट आउटपुट से करना है। ये तीनों मेथड से मैं इस सवाल को आपके सामने सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब किस तरह से सॉल्यूशन बढ़ेगा इसका आगे, अगर इन तीनों मेथड से करना है तो तवज्जो से देखिएगा कि हम पहले अगर इसको करते हैं, अगर मैं सामने खड़ा किस तरफ खड़ा हो जाऊं, ऐसे अगर हो सके तो ये लिख लेना ताकि आसानी से समझ सकूं। देखो, यानी अपने पास नोट कर लो, क्योंकि मैं बॉडी मेरी सामने आ जाएगी तो क्वेश्चन शायद नजर ना आए। स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, नजर आ रहा है? अब इसके लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, किसमें? एयर में। हालांकि लाइफ उन्होंने 3 तरह से दी है, एयर में भी दी है, आवर में भी दी है और घंटों में भी दी है। 4 लाख घंटे नजर आ रहा है? थोड़ा सा लाइट आ रही है, देखो देख लो, 4 लाख घंटे लिखे हैं मैंने। इस वाली लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं है, इस वाली लाइट की भी नहीं है, इस वाली लाइट की भी नहीं है। पता नहीं अब इसके साथ ही बंद करूं तो ये बंद ना हो जाए, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। ये 4 लाख घंटे, ये तुम्हें रिफ्लेक्शन आ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा है 4 लाख यूनिट्स। अब तो नजर आ रहा है साफ, क्योंकि मैं वो एक स्विच है उसके साथ कंप्यूटर जिसमें लगा हुआ है, मैं उसको ऑफ करने का रिस्क नहीं ले रहा कि वरना वो फिर ऐसा ना हो कि कंप्यूटर ऑफ हो जाए। तो अब अगर हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू फीड करते हैं, कितना? 1,20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5 साल, कितना आ जाएगा? नजर आ रहा है ना सही? ठीक है, 1,20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 5, आपके पास आ जाएगा जनाब याली 20,000। ठीक है, तो 20,000 आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया पर ईयर। कब का मांगा है? 17 का, 18 का, 19 का।
तो हम जब लिखेंगे यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब मैं ज्यादा जगह जरा बचाने के लिए पूरा नहीं लिखा, समझ लो पूरा लिखते थे ना दिसंबर 31 2017 जैसे, फिर फिलहाल सिर्फ 17 लिख रहा हूँ। कितना होगा, 18 का कितना होगा और 19 का कितना होगा। तो हर ईयर का 20,000 है, लेकिन चूंकि डेट है अप्रैल 1 परचेज करने की, ये परचेज कब हुआ है जी, अप्रैल 1 को। तो पहले साल जब दिसंबर 31 को, जब हम दिसंबर 31/17 को निकाल रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू 9/12 कर दें। 9/12 कैसे आया, अप्रैल 1 2017 से दिसंबर 31 तक काउंट कर लो, कितने महीने हो जाएंगे, अप्रैल से काउंट करना शुरू करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। तो अगर 20,000 को 9 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दें तो इस साल का कितना आ जाएगा, 15,000। अब ये बात पहले भी समझाई है कि ये अप्रैल, समझ लो एक दफा फिर कि ये लिखा है मैंने अप्रैल 1। अगर ये अप्रैल 1 की जगह अप्रैल की 30 होता तो क्या होता, अप्रैल, फिर सुनो क्या बोला, अप्रैल 1 की जगह अप्रैल 30 होता। 30 होता तो इसका मतलब है खरीदा है बिल्कुल अप्रैल के आखिर में, और अप्रैल के आखिर में खरीदने का मतलब है शुरुआत कब से हो रही है, मई के पहले दिन। तो फिर हम महीना काउंट कहां से करते हैं, मई से काउंट करते हैं। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 9 की जगह यहां लिखते, 9 की जगह लिखते 8, 8/12। ठीक है, यानी समझना यह है कि अगर कोई मशीन खरीदी गई है अप्रैल 1 को और हम सब दफा निकाल रहे हैं दिसंबर 31 को, तो अप्रैल 1 से दिसंबर 31 तक 9 मंथ होते हैं, 9/12 आएगा। अगर यही मशीन अप्रैल 1 की जगह अप्रैल की 30 तारीख को भी खरीदी जाए तो क्या होगा, अप्रैल 30 बोले या मई की 1 बोले, बात एक ही है, यानी अप्रैल में पूरा खत्म हो चुका है। तो मई से काउंट करना शुरू कर, यानी मई जून जुलाई, तो कितने महीने होंगे, 8। इसी तरह अगर जून की 1 हो तो क्या होगा, तो जो जून की 1 हो तो जून से काउंट करना शुरू करो, कितना होगा, 7। अगर जुलाई 1 हो तो कितना होगा, 6। यानी हर महीने। अच्छा, बताने का मकसद यहां जब बोलोगे कि सर बाकी सब में तो आपने फर्स्ट 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 लिखा, यहाँ तीसरा, तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं कि को डेप्रिसिएशन पर मंथ को जो है ना उसको तोड़ते हैं, जो पर ईयर निकलता है उसको ज्यादा से ज्यादा मंथ में तोड़ते हैं, दिनों में नहीं तोड़ते। यानी एक होता यह है कि अगर फर्ज करो कि अब यही वाली मिसाल है, अप्रैल 1 था तो लिखा, लेकिन अगर अप्रैल की 10 तारीख होती तो क्या लिखते, 10 होती तो क्या करते, अब ये तो अप्रैल में सिर्फ 20 दिन इस्तेमाल हुआ है, तो क्या करते, कहते 9 महीने 20 दिन या 8 महीने 20 दिन, नहीं, हमेशा छोटे से छोटा मंथ में ही रहेगा, मंथ से ज्यादा छोटा नहीं होगा। हाँ ये होगा कि किसी भी मंथ की 15 तारीख डेडलाइन है, 15 तारीख से अगर आगे है तो वो महीना छोड़ दो, 15 तारीख से पीछे है तो वो महीना काउंट कर। यानी पहले तो अब एक बात सीख गए ना, कौन सी बात, कि अगर अप्रैल 1 है तो 9 महीने, मई 1 है तो 8 महीने, जून 1 है तो 7 महीने, जुलाई 1 है तो 6 महीने। पहले ये बात तो समझ में आ गई, और सब में नीचे क्या आएगा, 12 12 12 12। बोलो, पहली बात तो समझ में आ गई यकीनन कि ठीक है सर, अगर परचेज की डेट आज अप्रैल 1 है तो 9/12 लिखा है, कल को मई 1 होगी तो मैं 8/12 लिखूंगा, अगर जून 1 होगी तो मैं 7/12, जुलाई 1 होगी तो मैं 6/12, क्योंकि हर महीने के हिसाब से वो कम होता जाता है। लेकिन अब मैं ये कहता हूं तुमसे कि बीच की कोई तारीख दे दी, कौन सी तारीख, अप्रैल की 10 तारीख दे दी, क्या करें, कितने महीने बोले,
तो अप्रैल की 10, मैंने कहा 15 तारीख से पहले के अगर महीने होंगे तो अप्रैल को काउंट करोगे, लेकिन अगर 15 के बाद की तारीख होगी तो अप्रैल को छोड़ दो। अगर अप्रैल की 10 है तो तुम 9/12 ही लोगे, लेकिन अगर अप्रैल की 20 तारीख है तो तुम 8/12, यानी फिर अप्रैल को काउंट नहीं करना। कहां से काउंट करना शुरू करना? मई से काउंट करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन को छोटे से छोटा मंथ में तोड़ते हैं, डेज में नहीं तोड़ते। अब किसी के ध्यान में आएगा सर अगर 15 ही हो तो मैंने कहा 15 या 15 से पीछे की हो तो पिछला, 15 या 15 से आगे की हो तो अगला महीना ले लेना, वो महीना छोड़ देना। बोलो अब आ गई बात समझ में? पहली बात, जहां से महीने से खरीदा, अगर शुरू की डेट है तब तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आखिर की डेट है तो उस महीने से काउंट नहीं करना। शुरू की डेट हो तो काउंटिंग में वो मंथ गिनो, लेकिन अगर आखिर की डेट हो तो वो मंथ को छोड़ दो, बस इतनी सी बात। और उसके लिए डेडलाइन 15 से पहले की तारीख है वो महीना काउंट करो, 15 के बाद की 16, 17, 18, 19, 20 उस महीने को छोड़ दो। अब इतना, लेकिन बहरहाल टेंशन में नहीं आना कि बहुत मुश्किल बात होगी, बस आसान समझो, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि बात को बहुत ज्यादा देगा इसने कि ये सादा सी बात होगी, या तो शुरू की तारीख होगी या आखिर की तारीख। ठीक है, तो अब यहां पे वापस आ जाता हूं इस बात को खत्म करके कि यहां समझ में आ गई तुम्हें बात कि अच्छा पहले अप्रैल में खरीदा था तो 9/12 15, अगले साल पूरे साल इस्तेमाल की, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगी, पूरा 20,000, उससे अगले साल पूरा 20,000, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में जैसा कि पिछली क्लास में था इसमें भी पहला साल। कुछ बच्चे सोचेंगे शायद कि सर तो हमें आ गया था, फिर दोबारा आपने क्यों समझाया? असल में मेरे समझाने का मकसद ये था कि असल ये मेथड नहीं है, असल ये मेथड समझाना, वर्किंग आवर मेथड साथ साथ। अब वर्किंग आवर मेथड में क्या मसला है, अब हम निकालते हैं क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आर, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, लाइफ आएगी, लेकिन अब इसमें किसमें आएगी? आर में आएगी। कितनी है? 1/20, कितना माइनस होगा स्क्रैप वैल्यू? 20,000। कितनी है टोटल लाइफ? 2 लाख। क्या आ गया रुपीज, डिवाइड करिएगा 0.50 पर आर, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं पर आर, हो गया। लेकिन अब लाजमी सी बात है कि जब पर आर वाला ये होगा मेथड तो फिर लाजमी है, मैंने कहा था ना उस मेथड को पढ़ाते हुए, क्या लाजमी है? लाजमी है कि फिर वो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बताएंगे क्या कि अगर तुम्हें 17 का डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 17 का, तो कितने घंटे इस्तेमाल होंगे? 18 में कितने घंटे इस्तेमाल हुए? 19 में कितने घंटे इस्तेमाल हुए? तो खुद बताएंगे, लिखा हुआ होगा। अब इस वक्त मैं आपको अज्यूम करवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लिखने लिखा हुआ नहीं, मैं बोल देता हूं, ये सवाल है नहीं, ये मैंने बनाया अभी बोलते बोलते। तो क्या लिखा हुआ था? फर्ज कीजिए लिखा हुआ था कि पहले साल में ये मशीन सिर्फ 10,000 घंटे चली, तो 10,000 घंटे चली तो 10,000 घंटों को इस 0.5 से मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा? 10,000। साफ सुथरा लिखना चाह रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, कैमरा जरा अच्छा वाला आज नहीं है। 0.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 5,000। अब सवाल यहां समझाने का मकसद यही था कि जब स्ट्रेट लाइन में किया था तो पहले साल को 9/12 किया था, क्या अब इसको भी 9/12 करेंगे या नहीं करेंगे? ये समझाना असल मकसद है मेरा। तो जान लो कि इसमें कभी भी 9/12 नहीं करेंगे, चाहे डेट कुछ भी हो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पहले ही किसमें है? घंटे में। ये किसमें था? साल में था। जब एक चीज साल की आई थी तो उसको छोटा किया, 9 महीने पे ले आए। 6 महीने होते तो 6/12, 6 महीने पे लाते। 3 महीने होते तो और छोटा कर देते, 3/, लेकिन यहां चूंकि 0.5 आया था पर आर, 1 घंटे का आया था, और जब उसने इस्तेमाल किया तो देखो 10,000 घंटे, तो अगर कोई चीज आर में इस्तेमाल होती है तो वो अगर खरीदी गई है साल में, बाद में, आखिर में या बीच में, तो पूरा साल तो वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, उसमें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती। यानी इसको 9/12 नहीं करते। अब मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, आखिरी दफा सब उन बच्चों को जिनको
थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में। डेट का फैक्टर स्ट्रेट लाइन मेथड में अप्लाई होता, यहां बोलना चाहिए अप्लाई होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल का निकलता है। लेकिन वर्किंग आवर मेथड में, और अभी इसके बाद यूनिट आउटपुट मेथड कराऊंगा, उन दोनों में कभी भी डेट की वजह से कोई 9/12 10/12 नहीं करना। भाई इसका 18-19 बताता हूं, लेकिन अगर मैं यही वाली चीज वर्किंग आवर के साथ ले जाकर यूनिट आउटपुट मेथड, या उसका दूसरा नाम क्या था, प्रोडक्शन मेथड, है ना, यूनिट आउटपुट को दूसरा नाम क्या देते हैं, प्रोडक्शन मेथड में ले जाऊं, तो इसमें अब आएगा, नजर आ रहा पूरा सही, देख लो जरा पीछे, हाँ ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स। 1/20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 लाख, कितना बनता है? अगर मैं 1 लाख कॉस्ट को 4 लाख से डिवाइड कर दूं तो 0.25 बनता है, 0.25 रुपीज 0.25 पर यूनिट। तो अब अगर मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कराता हूं 17 का, और फिर इसमें अज्यूम कर लेता हूं कि इसने यूनिट प्रोड्यूस किए थे, लेट सपोज कितने, लेट सपोज 20,000 किए, तो 20,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5,000। लेकिन अब इस 5,000 को, इसको भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ लिख रिफ्लेक्शन हो रही है, ये लो 5,000 यहाँ लिख दिया, तो 5,000 अब जो यहां लिखा है इसको भी 9/12 नहीं करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट, इस वक्त जो 3 मेथड हैं बोर्ड पे, इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड है जिसमें साल का निकला था, इतना बड़ा निकला था, इस कैमरे में आ जाओ, इतना बड़ा, मंथ में आया छोटा करा, लेकिन जब यूनिट और आवर में निकाला तो वो ऑलरेडी कम है, उसको मजीद छोटा नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। आप अक्सर देखिएगा कि जब डेट वाला होगा तो अगले वाले एयर में वक्त ज्यादा होगा, यानी अगर यहाँ 10,000 था तो यहाँ आप देखिएगा कि 30,000 घंटे, तो 30,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15,000, उसके बाद आगे चलिएगा तो फर्ज कीजिए 40,000 घंटे है, तो 40,000 घंटों को 0.5 से करिएगा तो 20,000। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने अभी अपनी बात से बता रहा हूँ आपको, लेकिन होगा ऐसे ही। यहाँ 17 के बाद 18 में जाइए तो यहाँ मालूम होता है, फर्ज कीजिए कि इसमें भी आपके पास 60,000 घंटे, तो 60,000 को 0.25 कीजिएगा तो इसका भी 15,000 आएगा, कोई जरूरी नहीं कि बराबर आए। 19 में जाइएगा तो ले सपोज के 80,000 घंटे, बल्कि न चेंज कर दूं थोड़ा सा, 90,000 घंटे, 90 को 0.25 कीजिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 25,000 शायद आ जाए। मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे कैलकुलेटर से चेक करने दो 1 मिनट। तो 90,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 22,500, 25,000, ठीक है, 22,500। तो मैं आपको आज की क्लास के अंदर सिर्फ एक बात पे सिखाना चाहता हूँ, और वो बात क्या सिखाना चाहता था, जिसके लिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा है। अगरचा यही चीज आप जाके देखिएगा किसमें, जो मेरा सोल्यूशन है क्वेश्चन का, जो मेरी बुक के क्वेश्चन है, जो स्टडी नोट्स के क्वेश्चन है, और वो स्टडी नोट्स के क्वेश्चन में आप जब देखिएगा कि वहां लिखा है मैंने कि डेट फैक्टर नॉट अप्लाइड, यानी सोल्यूशन जाके देखिएगा उसमें भी लिखा है। यहां मैं सिर्फ समझाना यही चाहता था कि स्टेट का फैक्टर सिर्फ किस पर अप्लाई होगा, स्ट्रेट लाइन पर अप्लाई। वर्किंग आवर और यूनिट आउटपुट मेथड में डेट का फैक्टर रोल प्ले नहीं करेगा। क्यों रोल नहीं प्ले करेगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि स्ट्रेट लाइन में और दूसरे मेथड में साल का डेप्रिसिएशन आता है, इसमें साल का डेप्रिसिएशन नहीं आता। इसमें जो डेप्रिसिएशन आता है वो घंटों का आता है, और घंटों में ऑटोमेटिकली आपको बताए जाते हैं कि कितने घंटे इस्तेमाल हुए या कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए। तो अगर एक मशीन साल के आखिर में खरीदी जाएगी तो वो कभी भी, या बीच में खरीदी जाएगी या साल के बाद खरीदी जाएगी, तो वो पूरे साल इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसमें ये चीज ऑटोमेटिकली है। तो अक्सर देखिएगा कि शुरू में अगर मशीन देर से खरीदी गई तो शुरू के डेप्रिसिएशन कम होंगे, बाद के डेप्रिसिएशन क्या होंगे, ज्यादा होंगे।
लेकिन ये भी कोई बोझ नहीं हो सकता है बाद में मशीन कम इस्तेमाल हुई हो, लेकिन डेट का फैक्टर नहीं होगा। तो मेरी तमाम बातों का मकसद हासिल यही है कि आप ये बात समझिए, और इसीलिए मैंने एक ऐसा सवाल लेकर कराया जिस सवाल में एक वक्त में तीनों आपके सामने आ जाए। अब ये आपको फिर से पहले बता चुका हूं कि इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, इसमें क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। अब वो कभी भी आपसे किसी भी सवाल में किसी भी तरह मांग सकता है, कर सकते हैं, आप कर लेंगे। तो बात को अब यहाँ पे आज की बात को रैप अप करता हूं एक दफा फिर से, और मेरे इस लेक्चर के बाद एक निश्चित में बैठकर पूरा वो सवाल सॉल्व करो जो मैंने कल पिछली क्लास में दिया था, मैंने करवाया था ना, स्ट्रेट लाइन मेथड का, फिर वर्किंग आवर मेथड का, फिर उसी के बाद अगला क्वेश्चन यूनिट आउटपुट मेथड का। मेरे पास अभी स्टडी नोट्स नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन मैं गलत ना बोलूं तो मुझे ख्याल में वो क्वेश्चन होना चाहिए 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 का क्वेश्चन अच्छी तरह देख लीजिएगा डेप्रिसिएशन का, उसका सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद जो उसका सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, शायद वो 9, 10, 11 होगा, काइंडली उसको भी बैठ के सुकून से करिएगा। और एक दफा में, हाँ, प्रैक्टिस किस चीज की बहुत जरूरी है? टी अकाउंट। देखो काम कुछ नहीं है, सिर्फ असल दिमाग जो लगेगा सही मानों में वो है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। उसके बाद एंट्री बनाना, टी अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वो एक रट्टा है, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को बनाते जाओ, फिल करते जाओ, अमाउंट कुछ भी हो। अब प्रैक्टिस करो इस वीक और फिर मुझे बताओ, क्योंकि फिर मैं अगले मेथड की तरफ बढ़ना है मुझे। लेकिन मुझे जवाब जरूर चाहिए तमाम बॉयज एंड गर्ल्स के डेप्रिसिएशन मेथड कहां तक पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था दोबारा कराने के लिए, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, कोई ऐसा नहीं मसला है, आपको सॉल्व करके भी दूंगा। लेकिन अभी जरा डेप्रिसिएशन मेथड याद रहे, मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन मेथड उसको उठाओ, इसको कॉस्ट को उठाओ, डेप्रिसिएशन मेथड को उठाओ, एंट्रीज को उठाओ, टी अकाउंट को उठाओ, बैलेंस शीट को उठाओ, इनको कंप्लीट करो, ठीक है? तो मुझे जवाब जरूर दो ताकि मुझे पता चले। तो दैट्स ऑल फॉर दिस, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या कर रहा है भाई?